हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऐप ठाकुर सर एकेडमी। आई एम योर जूलॉजी टीचर विद्यासागर। आप सब लोग का स्वागत है हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी के ऊपर। मैं आपका जूलॉजी का टीचर विद्यासागर। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का सबसे पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स। और कैसे एनिमल्स, तो कॉर्डेट्स। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस का वीडियो देख रखा होगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेमेस्टर 2 है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स। सिर्फ एक ही पेपर यहाँ पे आपको क्या करना है, कवर करना है। और आपने जब अपना सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। तो आज के इस सेशन में मेनली तौर पे हम लोग 3 पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स क्या होते हैं और इनका फीचर्स क्या होता है। जैसे कि जो कॉर्डेट है या फिर नॉन कॉर्डेट है, दोनों का दोनों एक्चुअली में है क्या। क्या ये प्लांट का को बोल रहे हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, क्या ये बैक्टीरिया को बोल रहे हैं, क्या ये वायरस को बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में जो ये टर्म है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट क्या है, तो नॉन कॉर्डेट के बारे में आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा और सेमेस्टर 2 में हम लोग क्या करेंगे, तो कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिरकार ये कॉर्डेट है क्या, तो ये एनिमल है। तो सबसे पहले यहीं से हमारा आज का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये क्या होगा, शुरू होगा कि आखिरकार ये एनिमल क्या होता है। ठीक है, एनिमल है, बट ये एनिमल होता क्या है, एक एनिमल का आखिरकार गुण क्या होता है। जब हम लोग इसको समझ लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब ये कॉर्डेट्स क्या है। तब जाके हम लोग समझेंगे दोनों को जोड़ के कि ओके, ऐसे एनिमल्स जो कॉर्डेट्स हैं, इसका क्या मतलब निकल के आता है बाहर। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेक्चर है आपका, ये क्या है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन का पार्ट 1 है और इसके बाद क्या होगा, पार्ट 2 आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पूरे सेमेस्टर 2 के टॉपिक्स को समझने के लिए। अगर आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी सेमेस्टर 2 के जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसको अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे ये इंटरेस्टिंग सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्डेट एनिमल्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कवर करेंगे, तो हमारे टॉपिक का ही नाम है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स। तो सबसे पहले ये एनिमल्स क्या होता है, दूसरा कॉर्डेट भी क्या एक तरह का एनिमल है। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि बताओ ये एनिमल क्या होता है, तो आप कैसे आंसर देंगे। आप सपोज दैट वाइवा देने के लिए गए अपने एग्जामिनेशन में और आपसे पूछा कि अच्छा बताओ तो तुम सेमेस्टर 2 में क्या पढ़े हो। बहुत बार होता है ऐसा, जो टीचर्स होते हैं वो वाइवा में सबसे पहले यही पूछते हैं कि बताओ तो सेमेस्टर 2 में तुमने कौन सा पेपर पढ़ा है। तो आप बोले कि सर कॉर्डेट्स के बारे में पढ़े हैं। तो बोला कि अच्छा ये कॉर्डेट क्या है, तो आपने बोला सर ये एनिमल्स होता है। तो वहीं पे पूछ देगा ये एनिमल क्या होता है बताओ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये एनिमल्स क्या है और इसके क्या गुण होते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक एनिमल और एक प्लांट में क्या अंतर होता है। बच्चों की तरह आप जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉमनली तौर पे जानते हैं, एक आम आदमी भी इसे बता सकता है कि जो प्लांट होता है वो चलता फिरता नहीं है, जबकि जो एनिमल होता है वो क्या होता है, चलता फिरता है। जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है, जबकि एक एनिमल जो होता है वो अपना खाना खुद से न बना के वो क्या करता है, दूसरे से लेता है। प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर होता है काफी कड़ा होता है। और हम लोग के पास कोई भी सेल वॉल क्या होता है, नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ज्यादा क्या होता है, लचीला होता है। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये एक बच्चों वाली क्या हो गई, एक आम आदमी के लिए एक डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या अंतर है एक प्लांट और एनिमल में। लेकिन अगर हम लोग ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग बात करें कि आखिरकार एक एनिमल को कैसे डिफाइन किया जाए, क्या डेफिनेशन हो सकता है एनिमल का, तो हम लोग कुछ इस तरह से बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले एनिमल्स की कितने क्या क्या फीचर हो जाएंगे, तो 3 मेजर फीचर हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे एनिमल्स में। सबसे पहला, जो भी एनिमल होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या होता है, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप मेरे शरीर को देखोगे तो मैं एक सेल का बना हुआ है, क्यों, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ हूं। तो देख के साफ साफ पता चल रहा है कि मैं बहुत सारे सेल्स का बना हुआ हूं। तो जितने भी एनिमल्स है इस धरती पे, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब बहुकोशिकीय होंगे। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो मेरे ख्याल से आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। चलिए 1 मिनट के अंदर जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है ये प्रोकैरियोटिक और क्या है ये यूकैरियोटिक
सेल। तो ध्यान से देखना, सपोज दैट मान लो कि मैं अपना यहां से एक सेल लूं और उसे माइक्रोस्कोप में रख के उसे देखूं कि वो कैसा दिख रहा है, तो मुझे क्या होगा कि यहां पे एक सबसे पहले बाहर में एक इस तरह का बाउंड्री दिखेगा, जिसे मैं हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलूंगा और इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलूंगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक बात याद रखना कि दरअसल ये 2D पेपर है, तो इस पे किसी भी चीज को हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। क्या कहने का मतलब कि मान लो कि मेरे पास अगर यहां पे ये एक बॉटल है, तो इसे मैं पेपर पे बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पेपर पे तो मैं बस इस तरह से बना दूंगा कि हाँ ये बॉटल है, ये इसका लोअर पार्ट है और ये यहां पे इसका क्या लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है। तो क्या इसमें जो दीवार है बस ये दो ही तरफ से है? तो एक्चुअली में आप रियल में देख सकते हो कि जो दीवार दो तरफ से नहीं है, ये पूरे में है ये दीवार। तो यहां पे क्या होता है कि ये 2D पेपर है, इस पे हम लोग इसी तरह से समझा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप सेल को लेके माइक्रोस्कोप में रख के देखोगे तो बिल्कुल इस बॉटल की तरह दिखेगा आपको। चलो इस बॉटल को ही हम लोग सेल मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक सेल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो मुझे क्या दिखा कि इसके बाहर में क्या है, तो एक दीवार जैसी क्या है, पूरी एक संरचना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी तो हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। और इसका काम क्या है, तो इस सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसको इसी के अंदर ये क्या करता है, रोक के रखता है। तो इस सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कोशिका झिल्ली, वो इसको इसी के अंदर क्या करता है, रोक के रखता है। इसका एक और काम है, ध्यान से सुनना, ये उसी चीज को बाहर से अंदर आने देता है जो इस सेल के लिए जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि यहां पे ये बॉटल है, तो यहां पे जो पानी है ये क्या कर रहा है, बॉटल का जो ये वॉल है, अगर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लें, तो ये तो पानी को अंदर तो रोक के रख ही रहा है। इसका एक और काम है कि भले ही मैं इसे जो है धूल के बीच रख दूं, तो क्या धूल इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है उसको रोक देगा बाहर ही। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये पहचानने की ताकत होती है कि कौन सेल के लिए जरूरी है और कौन नहीं है, और जो जरूरी होता है ये उसी को अंदर आने देता है। दूसरा, मैं जब थोड़ा सा जूम करता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि ठीक है, बाहर में तो ये बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है, कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग बोल रहे हैं, यानी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं जूम करता हूं तो मुझे अंदर में जो है इसके पानी भरा हुआ दिखता है सेल के अंदर, और इसे मैं क्या बोलता हूं, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा, इसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जब मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं तो मुझे सेल के बीच में कुछ धागा जैसा इस तरह का संरचना स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम लोग डीएनए, क्रोमोसोम या नहीं तो जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी क्या करते हैं, बुलाते हैं। और इस जेनेटिक मटेरियल का क्या फंक्शन है, तो ये जेनेटिक मटेरियल ही क्या करता है, आपके गुणों को डिसाइड करता है। जैसे कि आप लंबे होगे कि छोटे होगे, आप गोरे होगे कि काले होगे, आप मोटे होगे कि पतले होगे, आपके आंख का रंग कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या फिर व्हाइट कलर का होगा, आपका बाल कैसा होगा, सीधा होगा, कर्ली होगा या फिर वेवी होगा, कोई भी आप अपने शरीर का गुण उठा लो, वो कैसा होगा, उसका इंफॉर्मेशन इसी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर है। याद रखना कि हम लोग अपने सेल को देख रहे हैं अभी माइक्रोस्कोप के अंदर। अब मैं थोड़ा सा गौर से देखता हूं तो मुझे इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग दिखता है। इस तरह से एक क्या दिखता है, कवरिंग दिखता है मेम्ब्रेन का। और इस मेम्ब्रेन के कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मतलब क्या, केंद्रक, ये केंद्र में है, और मेम्ब्रेन मतलब क्या, झिल्ली, तो ये केंद्रक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बिल्कुल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी के गुण का होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी चीज को बाहर से अंदर आने देता है जो सेल के लिए जरूरी है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। अब ध्यान से देखो, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बाहरी एरिया कौन सा होगा, तो इसका बाहरी एरिया होगा ये वाला, साइटोप्लाज्म वाला। तो ये साइटोप्लाज्म में जो केमिकल है उसमें से उसी केमिकल को अंदर आने देगा जो क्या होगा, अंदर इस जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी होगा, और जो जरूरी नहीं होगा उसको नहीं आने देगा। तो यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों का फंक्शन भी क्या होता है, एक ही होता है, बस ये बाहर होता है और ये क्या होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर होता है। अब गौर से सुनो, अब मैंने वहीं पे क्या किया, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि मेरा यहां पे ये फोन है और फोन का स्क्रीन है, तो मैंने इस पे क्या किया, अपना हाथ ऐसे करके घसा और थोड़ा सा पानी लेके यहां पे मैंने ऐसे करके गिराया, और इसको मैं स्लाइड पे, इसको मैं माइक्रोस्कोप पे रख के जब मैंने देखा तो मुझे यहां पे भी एक बैक्टीरिया दिखेगा, और जब मैंने जूम किया कि इस बैक्टीरिया का सेल कैसा बना हुआ है तो मुझे क्या दिखेगा, तो एकदम ध्यान से देखना। तो वहां पे क्या होगा कि अगर मैं एक बैक्टीरिया को देखूं माइक्रोस्कोप में, तो वहां पे भी जो है मुझे क्या दिखेगा,
बाहर में बिल्कुल इसके तरह क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, वहां पे भी दिखेगा और इसका भी फंक्शन वही होगा जो इसका है, स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम होगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव्य, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। यहां पे ये धागा जैसा मटेरियल था जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, तो यहां पे भी क्या होगा, धागा जैसा मटेरियल होगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, जेनेटिक मटेरियल बोल देंगे। तो सब कुछ तो फिर एक ही जैसा है, तो फिर अंतर क्या है, दोनों में है अंतर है। अब ध्यान से देखना, यहां पे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग था जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे थे, बट यहां पे जो है इसके ऊपर कोई भी ऐसा कवरिंग नहीं होगा। मिल गया पहला अंतर, यहां पे भी ऐसा कोई भी कवरिंग क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी कवरिंग यहां पे क्या होगा, नहीं होगा। तो ये पहला अंतर है। अब इसी सेल को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो सेल है हम लोगों का, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल। क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। तो क्या होता है, दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो शुरुआती दिनों में जब हमारा धरती बना था तो उस समय जो जीवित प्राणी आए थे धरती पे, वो जो है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हुआ करते थे। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब उनका जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होता था। जबकि बाद में धीरे धीरे चल के जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ तो उसके ऊपर एक कवरिंग आ गया ताकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल इसके अंदर ना आ सके, क्योंकि ये उसी को आने देता है, ये मेम्ब्रेन जो उस चीज के लिए जरूरी है। तो यहां पे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल अंदर नहीं आएगा, तो यहां पे क्या होगा कि इस जेनेटिक मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा और जेनेटिक मटेरियल बड़े आराम से अपना जो भी काम है उसको कर पाएगा। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन नहीं हुआ तो साइटो में प्लाज्मा में प्रेजेंट केमिकल्स बड़े आसानी से इस जेनेटिक मटेरियल के साथ वो रिएक्ट करेगा और बार बार उसके काम में क्या करेगा, बाधा डालेगा, उसके काम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि इसके कंपेयर जब इसके ऊपर मेम्ब्रेन आया तो इसका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़िया हो गया। तो हुआ क्या, शुरुआती दिनों में प्रोकैरियोटिक सेल था, फिर धीरे धीरे कौन आया, यूकैरियोटिक सेल हुआ। तो अगर मैं अपना सेल लूं या फिर जो भी जानवर है, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो भी जानवर इस धरती पे, उन सब का अगर मैं सेल लूं और माइक्रोस्कोप में रख के देखूं तो मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल दिखेगा और उसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग दिखेगा। और ऐसे सेल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। वैसे और भी बहुत सारे डिफरेंस है जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, लाइक इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनल होता है, जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें गोल्जी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो कोई गोल्जी बॉडी होगा, ना तो कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेज में। हाँ, इसमें एक ही चीज होगा, राइबोसोम, जो कि इसके पास भी है राइबोसोम, लेकिन इसके पास 70s राइबोसोम होगा और इसके पास 70 और 80s दोनों राइबोसोम होगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और जब मैं ये लाइन बोलता हूं यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आप ये समझोगे कि यहां पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कवरिंग होगा और प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। और दूसरा, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो कि इसमें नहीं होता है। तो हम लोग क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। अब तीसरा फीचर क्या बता रहा है एनिमल्स का, तो तीसरा फीचर बता रहा है कि जो एनिमल्स होंगे होलोजोइक होंगे। अब ये होलोजोइक क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं इसको समझाने के लिए जो है एक पेज लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो सपोज दैट कि यहां पे क्या है, ये एक लकड़ी है, क्या है यहां पे, एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसके ऊपर जो है एक फंगस, एक मशरूम, जिसे हम लोग गांव घर के भाषा में जो है गोबर छत्ता भी बोलते हैं। बहुत बार ये सड़ते गलते हुए लकड़ियों के ऊपर उग जाता है, तो बहुत बार ये क्या होता है, गोबर के ऊपर उगता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देखने में छत्ते के जैसा होता है और अक्सर गोबर पे उगता है, तो इसे हम लोग गोबर छत्ते के नाम से भी क्या करते हैं, बुलाते हैं। अब ये क्या करता है, एकदम ध्यान से देखना, ये क्या करता है, जैसे कि कोई पेड़ पौधा है, मर गया, नीचे गिर गया, उसके ऊपर ये ग्रो कर जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसको सड़ाएगा, किसको, इस लकड़ी को, या फिर गोबर के ऊपर भी ग्रो करेगा तो वो उस गोबर को क्या करेगा, सड़ाएगा। कैसे सड़ाएगा, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एंजाइम रिलीज कर देगा और ये एंजाइम क्या करेगा, इस लकड़ी को जो है गलाने लगेगा। और जब ये लकड़ी गल जाएगा तो ये जो मशरूम है, जिसे हम लोग गोबर छत्ता भी बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, इस सड़े गले हुए जो है लकड़ी को क्या करेगा,
पी लेगा, सोख लेगा इस चीज को, इस मटेरियल को क्या करेगा, इस पदार्थ को ये सोख लेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रो करते चला जाएगा। तो होता क्या है, क्या हम लोग अपना खाना ऐसे लेते हैं क्या कि मान लो कि सामने कोई सड़ा गला हुआ चीज है, वहां पे हम लोग ऐसे करके अपना हाथ डालें और हाथ से उस चीज को क्या किए, सोख लिए। क्या हम लोग अपना ऐसा खाना इस तरह से लेते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कैसे लेते हैं? हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को निगल के लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, चावल का एक टुकड़ा है, उसको मैंने अपने मुंह में रखा और इस तरह से मैं निगलूंगा। पानी भी कैसे पीते हैं, तो पानी लिए इस तरह से और इस तरह से निगल के लेते हैं। तो ये निगल के नहीं ले रहा है, ये सड़ा गला हुआ चीज है, उसको क्या कर रहा है, सोख ले रहा है। जबकि हम लोग अपना फूड कैसे लेते हैं, तो निगल के लेते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वैलो करना। क्या बोलते हैं? स्वैलो करना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को निगल के स्वैलो करके लेता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या, निगल के लिया जाना खाने का। खाने को निगल के अगर लिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी जानवर होते हैं सब अपने खाने को निगल के लेते हैं। तो ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जानवरों का क्या गुण होगा। तो वो सब क्या होंगे, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक होंगे एंड होलोजोइक होंगे। अब ध्यान से सुनना, जिसमें ये तीनों गुण मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल। क्या बोलेंगे, एनिमल। ध्यान से देखना, पौधों में क्या ये तीनों गुण है, तो गौर से सुनो। पौधे जो है मल्टीसेलुलर तो हैं, लेकिन पौधे जो है यूकैरियोटिक, वो भी यूकैरियोटिक ही हैं, लेकिन वो अपना खाना निगल के नहीं लेते हैं। सबसे पहली बात, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो निगल के ले रहा है वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो दूसरे से ले रहा है। तो सबसे पहले तो पौधा अपना खाना खुद बनाते हैं, और अगर नहीं भी बनाते आप खुद से, तो पानी भी जैसे कि वो जमीन से लेते, तो वो निगल के नहीं लेते हैं। आ रही बात में, तो ये चीज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड को निगलते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे सेल के बने होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो एनिमल वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है। हम लोग टेक्निकली बायोलॉजी में जो होता है ना, एनिमल नहीं यूज करते हैं। एनिमल की जगह पे हम लोग यूज करते हैं मेटाजोआ। क्या यूज करते हैं, मेटाजोआ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मेटाजोआ क्या है, टेक्निकल बोल लो या फिर साइंटिफिक नेम फॉर एनिमल। एनिमल क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। तो जिसमें ये तीनों गुण मिलेगा उसी को हम लोग एनिमल बोलेंगे, या फिर आप बोल लो कि जिसमें ये तीनों गुण मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाजोआ बोलेंगे, जो कि साइंटिफिक या टेक्निकल नेम है किसका, एनिमल का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो पॉइंट था हम लोग क्या आज के सेशन का, कि एनिमल्स क्या होता है और इसके क्या गुण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन एनिमल है कौन प्लांट है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ तुम जो है सेमेस्टर 2 में कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ोगे, तो कॉर्डेट्स तो एनिमल्स होता है, तो एनिमल्स को कैसे तुम पहचानोगे, कैसे तुम जो है डिफाइन करोगे कि एक एनिमल क्या होता है। बाद में इस बात का आंसर देना कि कॉर्डेट्स क्या है, पहले यही बताओ कि कॉर्डेट्स एनिमल है ना, तो एनिमल क्या होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग बता पाएंगे कि एनिमल क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि सेमेस्टर 2 में हम लोगों को कैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। अब ये कॉर्डेट एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल तो समझ में आ गया कि जिसमें ये सब गुण मिलेगा उसको एनिमल बोलेंगे। हम लोग में ये तीनों का तीनों गुण है, बंदर में तीनों का तीनों गुण है, गाय भैंस में तीनों का तीनों गुण है। देखो ना, बंदर गाय भैंस सब निगल के खाना लेता है, सब जो है बहुत सारे सेल का बना हुआ है और सब क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, लेकिन अब ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट एनिमल्स क्या होता है, तो मेरे ख्याल से तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि क्या होता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, क्योंकि आपने पहला सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट क्या होता है। नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं बताता हूं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है ये कॉर्डेट एनिमल। एकदम ध्यान से देखना, देखो अगर मैं आम भाषा में बताऊं कि क्या है ये कॉर्डेट और क्या है ये नॉन कॉर्डेट एनिमल, तो एकदम ध्यान से देखना। अगर मैं जो है आम भाषा में बताऊं कि क्या है ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट एनिमल, तो अगर हम लोग जो है अपने पीठ के तरफ क्या करते हैं, छूते हैं, तो हम लोग को बीच में क्या होता है, एक हड्डी फील होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि ये बना कैसे, तो हुआ क्या कि जब हमारे धरती पे जीवन आ रहा था तो शुरुआती जो जीवन बना था तो उसमें जो जानवर बने थे उसके पास ऐसा कोई भी सॉलिड या ठोस संरचना जो है पीठ की तरफ नहीं था। एकदम ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे चाली, आप चाली को देखो
होगा, क्या लगता है चाली के पास कोई रीढ़ की हड्डी है कोई, या फिर कोई उस तरह का कोई भी संरचना, भले ही रीढ़ की हड्डी ना हो, हड्डी की जगह पे कोई ठोस सा संरचना हो, हड्डी ना हो, जो कि उसको क्या करता हो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता हो। जैसे कि मान लो कि मैं यहां पे हूं, हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इतना झटका लगता है, सीधे हम लोग गिरते हैं, या फिर यहीं पे मैं सीधे इस तरह से जंप करूं, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हड्डी है ये मेरे झटके को क्या कर रहा है, सोख ले रहा है। तो क्या लगता है कि चाली के अंदर, अर्थवर्म के अंदर, क्या उसके पीठ में कोई ऐसी संरचना है, वो भले ही हड्डी की ना बनी हो, किसी भी चीज की बनी हो, लेकिन वो उसको जो है मजबूती प्रदान करे? आंसर है नहीं है। अगर आप चाहोगे तो चाली को बड़ी आसानी से आप अपने उंगली पे इस तरह से क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। क्या चाली के अंदर है? नहीं है। स्नेल, घोंघा, क्या लगता है घोंघा के अंदर ऐसा कोई संरचना है? आंसर है नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्टोपस, आई होप कि ऑक्टोपस आप सब लोगों ने देखा होगा, क्या उसके अंदर ऐसा कोई संरचना है? आंसर है नहीं है। लेकिन वहीं पे मैं अगर बात करूं कि क्या लगता है हम लोगों में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, साफ साफ पता चलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब मान लो जैसे कि मछली में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। मछली जब आप खाते होगे तो आप देखोगे कि बीच में क्या रहता है, बीच में इस तरह का क्या रहता है, संरचना रहता है इस तरह से, और इसी से क्या निकला रहता है, कांटा निकला रहता है, तो उसमें भी है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बंदर में, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय भैंस में है क्या, तो सब में है। आरी बात में तो होता क्या है कि ये जो होता है कॉर्डेट्स एनिमल्स क्या होते हैं, तो कॉर्डेट्स एनिमल को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, एक शब्द को पहले समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। एकदम ध्यान से सुनना। होता क्या है कि ये नोटोकॉर्ड क्या है, तो इसको समझने के लिए एक और चीज आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझ लेना। ये सारा का सारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर ये आपको नहीं पता होगा ना ठीक से, तो आपको जो है ना आगे का टॉपिक समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा। देखो सबसे पहले हम लोग नोटोकॉर्ड क्या होता है बात करते हैं, इसके बाद इससे पहले हम लोग जो है ना एक और चीज बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये एक डॉग है, क्या है यहाँ पे, ये एक डॉग है, एक कुत्ता है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 4 वर्ड लिखता हूं, आई होप कि आप लोगों ने सुना हो ये चारों का चारों वर्ड। क्या होता है, सबसे पहला वर्ड है एंटीरियर। क्या है? एंटीरियर, आपने जो है पढ़ा होगा एंटीरियर। दूसरा वर्ड है पोस्टीरियर। क्या है दूसरा वर्ड? पोस्टीरियर। दूसरा तीसरा वर्ड क्या है? वेंट्रल। क्या है? वेंट्रल। और चौथा वर्ड क्या है, तो चौथा वर्ड है आपका डॉर्सल। क्या है? डॉर्सल। अब ध्यान से देखो, अब इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा हिस्सा एंटीरियर है, कौन सा हिस्सा पोस्टीरियर है, कौन सा हिस्सा वेंट्रल और कौन डॉर्सल है। मैं बताता हूं, देखो जहां पे माउथ होता है ना, इसको एंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर। और जहां पे एनस, यानी कि जहां से इसका अनडाइजेस्टेड फूड, जो ऐसा भोजन जो पच नहीं पाया है, वो जहां से बाहर आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोस्टीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर बोलेंगे। फिर इसका जो पीठ वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीठ वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, और जो पेट वाला हिस्सा है इसको वेंट्रल बोलेंगे। अब ठीक से देखो, अगर हम लोग इंसानों में बात करें तो हम लोग का माउथ क्या है इधर, और पेट क्या है यहां, तो हम लोग का माउथ और पेट एक ही तरफ है, तो हम लोग का माउथ क्या हो गया? एंटीरियर, और वेंट्रल क्या, पेट क्या हो गया? वेंट्रल। अरे बस में हम लोग का देखो पीठ, और हम लोग का जो एनस है, जहां से हम लोग का जो फूड होता है जो नहीं पच पाया है, जहां से बाहर आता है एनस, वो क्या है? वो एक ही तरफ है, तो हम लोग का पीठ क्या कहलाएगा? डॉर्सल। और जिधर एनस है वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर। तो इंसानों में जो एंटीरियर और वेंट्रल है, एंटीरियर और वेंट्रल है, वो एक तरफ है, और जो ठीक है ओके, जो पोस्टीरियर और डॉर्सल है वो एक तरफ है। अरे बात में अब इस बात का नोटोकॉर्ड से क्या कनेक्शन है, तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉर्डेट एनिमल्स क्या होते हैं। तो कॉर्डेट्स एनिमल को समझने के लिए आप आम भाषा में समझ सकते हो, ऐसे जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी है ना, उसे ही हम लोग कॉर्डेट एनिमल कहते हैं, और जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उसे हम लोग नॉन कॉर्डेट एनिमल कहते हैं। लेकिन टेक्निकली ये पूरी तरह से सही नहीं होगा कहना, इसलिए मैं नोटोकॉर्ड समझा रहा हूं। ध्यान से सुनो, अब मैं बता ये रहा था आपको कि अचानक से ये रीढ़ की हड्डी नहीं बनी थी। आप लोग जानते होंगे कि बंदर से हम लोग इंसान बने, तो ये भी कोई रातों रात नहीं हुआ था ये घटना, इसमें हजारों साल का समय लग गया था। पहले हम लोग बंदर थे, 4 पैर पे चलते थे, धीरे 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 इस तरह से स्ट्रेट हो गए। ठीक है, तो हजारों साल का इसमें समय लगा था। तो रीढ़ की हड्डी भी जो है अचानक से नहीं बनी थी। तो हुआ क्या कि शुरुआती जो जानवर बने थे उनके पास ये डॉर्सल यानी कि
पीठ के तरफ जो है एक कठोर सी इस तरह की जो है संरचना होती थी, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता था जो किसका बना हुआ होता था? क्या ये बोन का बना हुआ था? आंसर है नहीं। तो क्या ये कार्टिलेज का बना हुआ होता था? ये कार्टिलेज क्या होता है? तो सॉफ्ट बोन, जैसे कि हम लोग के नाक में यहां पे है, ठीक है। दूसरा, आप जब चिकन खाते होगे तो उसके लेग पीस में देखते होगे बहुत लोग एक हड्डी लगा होता है, उसे तोड़ के और क्या करते हैं? खा जाते हैं, तो वो भी सॉफ्ट बोन है, तो उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये क्या बोन का बना हुआ था शुरुआती जानवर में? नहीं। तो क्या ये कार्टिलेज का बना हुआ था? नहीं। तो क्या ये मसल का बना हुआ था? कठोर सा मसल का बना हुआ था? आंसर नहीं। तो ये बना किसका हुआ था? तो जो शुरुआती जानवर आए थे उसमें इस तरह से हड्डी का बना हुआ जो है नहीं था संरचना। ये एक्चुअली में मीजोडर्म नाम का एक टिश्यू था। क्या था? मीजोडर्म नाम का एक टिश्यू था, उसका बना हुआ था। किसका बना हुआ था? मीजोडर्म नाम का एक टिश्यू का बना हुआ था, और ये काफी ठोस था। यही समय के साथ धीरे 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 जो है किस में बदल गया? तो हड्डी में बदल गया। और इस संरचना को जो मीजोडर्म टिश्यू का बना हुआ था, जो समय के साथ धीरे धीरे जो है हड्डी में बदल गया, और जिसे आज हम लोग रीढ़ की हड्डी के नाम से जान रहे हैं, इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो आप आम भाषा में बोलने के लिए बोल सकते हो कि नोटोकॉर्ड क्या है? तो ये एक ठोस सी संरचना है जो पीठ की तरफ अब कैसे बोलेंगे? तो हम लोग बायोलॉजी में उसको बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं? डॉर्सल। तो ये एक ठोस सी संरचना है, इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट डॉर्सली। ये एक ठोस संरचना है जो पीठ की तरफ से क्या होती है? मौजूद होती है जानवरों में। और ये क्या करती है? तो जानवरों को स्ट्रेंथ यानी कि ताकत क्या करती है? प्रदान करती है। अभी मैं कूदूं, कुछ भी करूं, तो ये रीढ़ की हड्डी मुझे क्या करेगी? ताकत प्रदान करेगी। आराबास में। और इसी संरचना को क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। शुरुआत में ये किसका बना हुआ था? मीजोडर्मल टिश्यू का बना हुआ था। समय के साथ धीरे धीरे ये किस में बदल गया? तो हड्डी में बदल गया। आराबास में। अब ये सारे जानवरों में नहीं बन पाया, जिस जानवरों में ये बना था उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट, और जिसमें नहीं बना उसको क्या बोले? नॉन कॉर्डेट। एकदम ध्यान से देखना। तो ये कॉर्डेट एनिमल्स क्या होंगे? अगर आपसे पूछ दे कि बताओ ये कॉर्डेट एनिमल्स क्या हैं, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप कैसे दोगे? अब आप इसका आंसर दोगे कि ये कॉर्डेट एनिमल्स क्या हैं, तो आप इस तरह से बोलोगे। आप बोलोगे कि एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड। ठीक है, ऐसे जानवर जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डेट एनिमल बोलते हैं। और वहीं पे अगर आपसे कोई पूछ दिया ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, हालांकि इसके बारे में हम लोग जो है और डिटेल में अभी पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, तो वैसे अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोई पूछ दे नोटोकॉर्ड क्या है, तो कैसे डिफाइन करोगे? कि एक ठोस सी संरचना है जो जानवरों में क्या होती है? पीठ की तरफ से होती है, और वो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकत प्रदान करती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक जानवर दिखाया गया है, और इसमें आपको तो दिख तो नहीं रहा होगा। और देखो यहाँ पे ये जो नारंगी रंग की संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या है? ये नोटोकॉर्ड है। क्या है ये? नोटोकॉर्ड है। तो शुरुआत में ये हड्डी की नहीं बनी हुई थी, ये किसकी बनी हुई थी? मीजोडर्मल टिश्यू की बनी थी। समय के साथ ये जो है ठोस हड्डी से जो है बदल गई। ठीक है, चलो देखो, तो मेरे ख्याल से क्या है कॉर्डेट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला जो सेमेस्टर है आपका, जिसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, एकदम ध्यान से देखना, जिसमें आप पढ़ते हो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। इसमें ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ाया जाता है जिसके पास ऐसा कोई भी संरचना नहीं होता था रीढ़ के हड्डी के जैसा, जैसे कि वही चाली हो गया, अर्थवर्म, जैसे कि घोंघा हो गया, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, इस सब के पास नहीं था। और सेमेस्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स के बारे में जिसके पास रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना होती है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये बोलना सही नहीं होता, आप नोटोकॉर्ड शब्द इस्तेमाल करना। जिसके पास नोटोकॉर्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। और ऐसे जानवरों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग हो गए, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया। मेढक के पास क्या लगता है? होता होगा कि नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। सांप के पास क्या लगता है? होता होगा कि नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है, सांप के पास भी होता है ये। आ रही है बात में? तो जिसके पास ये नोटोकॉर्ड होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्डेट। तो आई होप कि कॉर्डेट क्या है ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है एक पिक्चर सेट कर दिया, इसे आप देख के बता सकते हो कि इसमें कौन कॉर्डेट है और कौन नॉन कॉर्डेट है। क्या लगता है? यहाँ पे ये हाइड्रा है, इसके पास रीढ़ की हड्डी जैसी कोई भी संरचना होगी? नहीं होगी। यहाँ पे ये क्या? प्लेनेरिया है, क्या इसके पास होगा? नहीं होगा। यहाँ पे अर्थवर्म है, क्या इसके पास कोई रीढ़ की हड्डी जैसा संरचना होगा? आंसर है नहीं होगा, इसके पास भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये केकड़ा है और यहाँ पे जो है ये क्या है? तो यहाँ पे ये स्पाइडर, मकड़ी है। इन दोनों में क्या लगता है होगा? आंसर है इन दोनों के पास भी नहीं होगा।
इन दोनों के पास भी नहीं होगा। ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं और कीड़े मकोड़े की प्रजाति के अंदर आते हैं, और कीड़ों मकोड़ों में भी कोई रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना नहीं होती है। अरे बस में चलो अब ध्यान से देखो, स्टार फिश है, क्या इसके पास होगा? नहीं होगा। यहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या इसके पास होगा? नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? तो मेढक है, क्या इसके पास होगा? बिल्कुल होगा। मछली है, क्या इसके पास होगा? बिल्कुल होगा। क्या शेर है, इसके पास होगा? बिल्कुल होगा। यहां पे इंसान है, क्या इसके पास होगा? बिल्कुल होगा। तो जिसके पास ये क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। और जिसके पास नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग अपने तीसरे और लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस लेक्चर के, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। याद रखना, अभी चल रहा है आप लोगों का बेसिक इंफॉर्मेशन, और बिना इन जानकारियों के जो है आप अपना सेमेस्टर 2 जो है वो अच्छे से नहीं पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे जरूरी है, ध्यान से देखो। तो आते हैं अब हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के ऊपर। हम लोगों ने एनिमल क्या है वो समझ लिया, हम लोगों ने कॉर्डेट एनिमल्स किसको बोलेंगे वो भी समझ लिया। तो सबसे पहले तो एनिमल का गुण होना चाहिए। अब उसमें देखेंगे कि कौन कौन कॉर्डेट है, कौन कौन नॉन कॉर्डेट है, यानी कि किसके पास नोटोकॉर्ड है, किसके पास नहीं है। अब हम लोग आते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है? देखो, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है ना, इसको समझने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों मैंने इसको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर जो है ऐड किया है। ध्यान से देखना, एकदम गौर से सुनना मैं जो बता रहा हूं। देखो, पहले सबसे पहली बात तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी जो है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता होगा जानते होंगे। आई होप कि आपने शायद कभी ये सब शब्द सुना होगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सब आपने सुना होगा। क्या होता है ये सब, इसी को ध्यान से देखो। तो ये सब अगर आपने सुना होगा, इसी का एक डिटेल वर्जन मेरे पास यहां पे है। देखो यहां पे, देखो क्या है डिटेल वर्जन। तो यहां पे है आपका, सबसे पहले यहां पे है, एक्चुअली थोड़ा सा नंबरिंग मेरे ख्याल से हाँ ठीक ही है एक तरह से। सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर की ओर शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे नहीं शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर शुरू करते हैं हम लोग। तो सब स्पीसीज, स्पीसीज, सब जीनस, जीनस, ट्राइब, सब फैमिली, फैमिली, सुपर फैमिली, ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, उसके बाद कोहर्ट, सब क्लास, क्लास, सुपर क्लास, सब फाइलम, फाइलम, और तब जाके किंगडम। आई होप कि आपको इस चीजों के बारे में आइडिया होगा। इस सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मैं समझाता हूं एक एक करके क्या है ये। तो मैं बता ये रहा था आपको कि ये क्या है। इसको समझने से पहले आपने इन शब्दों को देख लिया, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, इससे भी ज्यादा इन शब्दों को देख लो। कौन से शब्दों को? इन शब्दों को देख लो, इससे भी ज्यादा इन शब्दों को देख लो। देखो यहाँ पे सब फाइलम, सब फैमिली, सुपर फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, सुपर ऑर्डर, कोहर्ट, सब क्लास, क्लास, सुपर क्लास, ये सब फाइलम, फाइलम, सब फाइलम और फाइलम, ये सब वर्ड आप अच्छे से देख लो। आपने देख लिया। अब आओ मैं दिखाता हूं कि क्यों इसको समझना जरूरी है। जब हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में हम लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, जब हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो कॉर्डेट्स का जो है क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। जब पढ़ना शुरू करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। देखो है ना यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा, और इसका क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज करता है सुपर क्लास। क्या यूज करता है? सुपर क्लास। यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज करता है? सब फाइलम। क्या यूज करता है? सब फाइलम। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे वर्ड यूज करता है क्लास। क्या यूज करता है? क्लास। थोड़ा सा और अगर आप नीचे आओगे तो आपको जो है और भी वर्ड्स वगैरह क्या होंगे दिखेंगे यहाँ पे। तो ये सब वर्ड आप देख रहे हो, क्लास लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, सुपर क्लास लिखा हुआ है, सब फाइलम लिखा हुआ है। तो आखिरकार ये क्या है? क्लास क्या है? ये सुपर फाइलम क्या है? ये ठीक है, ओके, सब फाइलम, ये सब चीज क्या है? तो इसी को समझने के लिए, क्योंकि जब मैं कल को बोलूंगा ना, देखो वही वर्ड सब है ना जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे। देखो क्या है, ठीक है, ओके, देखो सुपर क्लास ढूंढो, ये रहा सुपर क्लास। सब फाइलम, देखो यहाँ है सब फाइलम, यहाँ देखो फाइलम। कल को स्पीसीज वर्ड भी मिलेगा, तो देखो यहाँ स्पीसीज, सब स्पीसीज वर्ड भी मिलेगा, तो देखो ये है सब स्पीसीज। तो आखिरकार ये होता क्या है? बिना इसके समझे जो है, जब मैं कल को चैप्टर शुरू करूंगा आपका कॉर्डेट्स, तो यहां पे ये सब वर्ड मिलेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आपको वो नहीं समझ में आएगा फिर। आरी बात में, तो इसीलिए इस चीज को समझने के लिए पहले इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है कि क्या है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। चलो ध्यान से देखो, अगर आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझना है ना, तो आपको पहले जो है शुरुआत करना पड़ेगा एकदम जीरो लेवल से।
एकदम गौर से सुनो मैं जो बता रहा हूं। देखो आप लोग को पता होगा कि बायोलॉजी के फादर किसको बोला गया है, बायोलॉजी का फादर किसको बोला गया है? तो बायोलॉजी का फादर हम लोग बोले हैं एरिस्टोटल को। किसको बोले हैं? एरिस्टोटल को। जैसे हिंदी में हम लोग अरस्तु के नाम से भी बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? अरस्तु के नाम से। और ऐसे क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को क्या बोला गया है? ठीक है, बायोलॉजी का फादर। क्यों बोला गया इनको बायोलॉजी का फादर? ध्यान से सुनो, अगर आप थोड़ा सा इस वर्ड पे ध्यान दोगे, बायोलॉजी, एकदम ध्यान से देखो, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा क्या है? लॉजी। बायो मतलब क्या होता है? तो बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है? लिविंग थिंग्स। और लॉजी मतलब क्या होता है? तो लॉजी मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये लैटिन के एक वर्ड लोगस से बना है और इंग्लिश ये वर्ड है लॉजी, जो कि लैटिन के एक वर्ड लोगस से बना है। और लैटिन में लोगस का मतलब क्या होता था? स्टडी। और लोगस का इंग्लिश वर्जन है लॉजी, जिसका मतलब है स्टडी। तो बायो मतलब लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब लिविंग थिंग्स का स्टडी अगर हम लोगों को करना है बायोलॉजी के अंदर, तो लिविंग थिंग्स के बारे में पहले पता होना चाहिए कि कितने लिविंग थिंग्स है। एकदम अच्छे से सुनना मेरी बातों को। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनका नंबर जो है वो लाखों में है। क्या है? लाखों में है। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे नाम के, उनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इस धरती पे जो है 7 मिलियन के आसपास स्पीसीज है। 7 to 8 मिलियन। अब ये 7 to 8 मिलियन कितना हो गया? तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 7 मिलियन बराबर होगा 70 लाख। और अभी तक हम लोगों ने कितनों को ढूंढ लिया है? तो करीब करीब अगर 2025 का डेटा मैं आपको बताऊं तो 2.2 मिलियन को हम लोगों ने क्या किया है? ढूंढ लिया है। जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका तस्वीर हमारे पास है, जिसके बारे में हम लोगों ने बुक में लिख रखा है कि ये जानवर ऐसा होगा, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा। ठीक है, तो इस पूरे धरती पे, अच्छा सुनो, ये बस जानवर की बात नहीं हो रही है, ये पूरे जीवों की बात हो रही है। इसमें बैक्टीरिया भी है, इसमें प्लांट भी है, इसमें जो है फंगस भी है, इसमें प्रोटिस्टा भी है, अमीबा जैसे जानवर वगैरह, और इसमें जो है क्या है? एनिमल, यानी कि हम लोग भी हैं इसी के अंदर। तो टोटल जो है उनके अकॉर्डिंग इस धरती पे कितनी प्रजातियां थी? 7 मिलियन के आसपास, जिसमें से इतना हम लोगों ने जो है ढूंढ रखा है अभी तक। अब गौर से सुनो, अगर मैं इसे राउंड फिगर में 2 मिलियन ही मान लूं, तो 2 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 मिलियन बराबर हो जाएगा 20 लाख। तो अब एक सवाल उठता है कि चलो 20 लाख के बारे में तो हम लोग को पता है कि इतने लिविंग थिंग्स हैं धरती पे जिसको हम लोगों ने ढूंढ लिया है। तो अब इतने बड़े लिविंग थिंग्स का स्टडी कैसे किया जाए? क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो यहीं पे आए निकल के सामने एरिस्टोटल। इन्होंने क्या बोला कि एक काम करो कि अगर तुमको लिविंग थिंग्स का स्टडी करना है तो उसको जो है ना तुम क्या करो, 2 ग्रुप में बांट दो। और इन्होंने क्या किया? 2 ग्रुप बना दिया, एक था प्लांट और एक था एनिमल। और इन्होंने इन सारे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांट दिया। इनसे पूछा गया कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन किसको प्लांट में रखें, किसको एनिमल में रखें। तो इन्होंने वही सारी बातें बताई कि जो खाना खाए, जिसके पास जो अपना खाना खुद से बनाए, जिसके पास सेल वॉल हो, जो चले फिरे नहीं, उसको प्लांट बोल देना। और जो चले फिरे, अपना खाना खुद से ना बना के दूसरे से ले, और जिसके पास क्या हो, सेल वॉल नहीं हो, उसको एनिमल बोल देना। लोगों को बहुत अच्छा लगा उस समय, ध्यान से सुनते जाना, बहुत अच्छा लगा उस समय कि चलो बिल्कुल सही बात है। अब कुछ सालों बाद क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम था यूग्लिना। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही क्या किया? और जीवों को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक तरफ प्लांट और एक तरफ एनिमल, ताकि उनका स्टडी क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे बांटना है प्लांट को, कैसे बांटना है एनिमल को। कुछ सालों बाद क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसका नाम था यूग्लिना। एकदम गौर से सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब ये जो यूग्लिना था ना, इसमें प्लांट का भी गुण था, एनिमल का भी गुण था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसके पास क्लोरोफिल था। क्या था? क्लोरोफिल था। और ये फोटोसिंथेसिस करता था, प्रकाश संश्लेषण करता था। तो ये तो प्लांट का गुण। लेकिन इसके पास जो है पूंछ भी था, और उस पूंछ से जो है ये तैरता था। तो चलना फिरना और तैरना क्या होता है? एनिमल का गुण होता है। तो लोगों ने पूछा कि इसको किस में रखें? ठीक है, इसको प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें? क्योंकि प्लांट की तरह क्लोरोफिल है और चलता फिरता है, पूंछ है, तो ये तो एनिमल का गुण है। फंस गए बेचारे एरिस्टोटल। सारी बात में किस में रखें? तब लोगों को रियलाइज हुआ कि इसके लिए हम लोगों को 2 नहीं, एक तीसरा कैटेगरी भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो यूग्लिना था ना, ये एक कोशिकीय था, यूनिसेलुलर था, बस एक कोशिका का बना हुआ था। तो लोगों ने एक किंगडम बनाया जिसका नाम रखा, एक तीसरा क्राइटेरिया बनाया। एक तरफ क्या था आपका? तो एक तरफ था आपका सबसे पहले प्लांट। क्या था सबसे पहले?
प्लांट, फिर दूसरे में क्या, दूसरी तरफ क्या था, एनिमल। जब लोगों को यूग्लिना मिला तो लोगों ने तीसरा जो है ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। क्या रखा, प्रोटिस्टा। और इसमें कैसे जीवों को इन्होंने रखा, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया यूग्लिना एक सेल का था, तो यूनिसेलुलर जीवों को रखा। किसको रखा, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवों को रखा। आपको पता है आगे चल के जब माइक्रोस्कोप आया ना, तो लोगों ने जब इसमें एक कोशिकीय जीवों को देखना शुरू किया कि ये कैसे दिखते हैं, तो पता चला कि ये दो तरह के हैं। एकदम ध्यान से सुनना, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक और क्या होता है यूकैरियोटिक। तो आप लोगों ने देखा कि ठीक है ये सब तो एक कोशिकीय है, लेकिन एक है प्रोकैरियोटिक और एक क्या है, यूकैरियोटिक। तो लोगों ने बोला कि इसको अलग कर दो, अब दोनों को अलग अलग कर दो। तो लोगों ने आगे चल के एक चौथा ग्रुप बनाया जिसका नाम पड़ा मोनेरा। क्या नाम पड़ा, मोनेरा। और मोनेरा में इन लोगों ने किसको रखा, तो इस सब के सब तो एक कोशिकीय ही थे, तो मोनेरा में रखा यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। किसको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, मैंने बताया था कि उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा। तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को उठा के इसमें से जो है इन लोगों ने कहां रख दिया, तो मोनेरा में रख दिया। और ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर तो थे लेकिन यूकैरियोटिक थे, क्या थे, यूकैरियोटिक थे, यानी कि जिनके जो है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या था, मेम्ब्रेनस कवरिंग था, उसको उन्होंने इसी में छोड़ दिया, प्रोटिस्टा में। तो देखो एरिस्टोटल ने दो ग्रुप बनाया था, प्लांट और एनिमल। अब कितना ग्रुप बन गया, चार ग्रुप बन गया। ठीक है, तो जब अब आगे क्या हुआ, आगे चल के थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था मशरूम के बारे में। मशरूम मिला, क्या मिला, मशरूम मिला। अब इस मशरूम को हम लोग किस में रखते हैं, प्लांट में रखते हैं, इसमें रखते हैं, कि इस प्रोटिस्टा में रखते हैं, कि मोनेरा में रखते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, मशरूम ना तो प्रोटिस्टा में जाता ना तो मोनेरा में जाता। क्यों नहीं जाता, गौर से सुनो मैं जो बता रहा हूं। देखो यहां पे मैं अपना सिर ऐसे करके खुजलाता हूं और ऐसे करके करता हूं, तो यहां पे बहुत सारी कोशिकाएं, हजारों के नंबर में मरी हुई कोशिकाएं, डेड सेल्स जो होंगे यहां पे गिर रहे होंगे, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको एक भी नहीं दिख रहा है। और ध्यान से देखो, ये मशरूम तो दिखता है ना, गोबर छत्ता जो होता है, तो इसका मतलब अगर ये दिख रहा है तो ये एक सेल का नहीं बना हुआ है। यहां पे तो हजारों डेड सेल टूट के गिर रहा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत छोटा है। और अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब ये एक सेल का बना हुआ नहीं है। एकदम गौर से सुनते जाना। और अगर ये एक सेल का नहीं बना हुआ है तो ये ना तो प्रोटिस्टा में जाएगा ना तो मोनेरा में जाएगा, क्योंकि प्रोटिस्टा और मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक सेल वाले जीव होते हैं। तो अब बचा हमारे पास प्लांट और एनिमल। अब इसको प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, तो देखो ये मशरूम चलता फिरता नहीं है, तो ये प्लांट का गुण दिखा रहा है। लेकिन आपको ने देखा होगा कि मशरूम उजले रंग का होता है। आपने मशरूम का सब्जी भी खाया होगा, और वो मशरूम कैसा होता है, उजले रंग का होता है। उजले रंग का होता है, इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे बनाता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये एंजाइम रिलीज करता है, वो गला देता है और उसको क्या करता है, सोख लेता है। तो ये अपना खाना दूसरे से, खुद से नहीं बना रहा है, ये दूसरे को गला के उससे ले रहा है। तो ये जानवरों की तरह दूसरे से खाना ले रहा है, तो चलता फिरता नहीं है प्लांट की तरह, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, खाना दूसरे से लेता है एनिमल्स की तरह। तो अब प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, तो अब यहां पे लोगों को समझ में आया कि एक और जो है ग्रुप की हम लोगों को जरूरत है, और वो पांचवा ग्रुप जाके बना आपका क्या, फंजाई। क्या बना, फंजाई। और उसमें क्या किया गया, इन जीवों को रखा गया। और इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल अब कितने ग्रुप बन चुके हैं, टोटल अब जो है 5 ग्रुप बन चुके हैं। लेकिन इन सारे नौटंकी का शुरुआत करने वाला कौन था, इस सारे नौटंकी का, इस सारे खेल का शुरुआत करने वाला था, ठीक है, ओके, करने वाले थे एरिस्टोटल। क्या थे, एरिस्टोटल। तो एक्चुअली में ये नौटंकी नहीं था, ये बहुत बढ़िया तरीका था जिससे हम लोग जो है अपने धरती पे मौजूद जीवों को क्या किए, अलग अलग ग्रुप में बांट सके, ताकि उनका अब पढ़ाई क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, क्या हो सके, आसान हो सके। अब देखो ना, किसी को क्या करना है, किसी को प्लांट में इंटरेस्ट है, तो अब वो क्या करे, बस प्लांट के बारे में पढ़े। किसी को डॉक्टर बनना है, रिसर्चर बनना है, जानवरों के बारे में जानना है, तो एनिमल के बारे में पढ़े। प्रोटिस्टा में कौन आता है, जैसे कि अमीबा हो गया, आपने नाम सुना होगा, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर है। मोनेरा में कौन है, बैक्टीरिया वगैरह। तो किसी को बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है कि बैक्टीरिया कैसे बीमारी फैलाता है, तो मोनेरा के बारे में पढ़े। किसी को फंगस के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जिससे दवा बनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। तो किसी को अगर इस फंगस, इस मशरूम के बारे में पढ़ना है तो फंगस का स्टडी करें।
तो अब देख सकते हो ना कि यहां पे अब जीवों को पढ़ना क्या हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। लेकिन इन चीजों का शुरुआत कौन किए थे, एरिस्टोटल किए थे। अब सवाल उठता है कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की से इसका क्या कनेक्शन है। ध्यान से सुनना, एकदम सीधा सीधा कनेक्शन है, एकदम क्या है, सीधा सीधा कनेक्शन है। तो हुआ क्या, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को अगर आपको समझना है तो पहले इस कहानी को समझना पड़ेगा। तो किस तरह से क्या हुआ कि हमारी धरती पे जितने भी जीव मौजूद थे उनको कितने ग्रुप में बांट दिया गया, 5 ग्रुप में। और इन 5 ग्रुप को क्या बोला गया, किंगडम। एकदम गौर से सुनना, क्या बोला गया, किंगडम। तो टोटल कितने किंगडम हो गए, 5 किंगडम हो गए। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। यहां पे आप इस चित्र के माध्यम से जो है क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो यहां पे किंगडम मोनेरा है, यहां पे प्रोटिस्टा है, यहां पे फंजाई है, यहां पे प्लांट और एनिमल। और इनका क्या गुण होगा वो भी यहां पे लिखा हुआ है। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर मैंने आपके सामने 10 जीव को रख दिया है और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन मोनेरा के अंदर जाएगा, कौन प्रोटिस्टा के अंदर जाएगा, तो देखो उनका गुण यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का ये टॉपिक नहीं है मेन, इसलिए मैं इन गुणों को नहीं डिस्कस करूंगा। मैंने आपके लिए यहां पे इस पिक्चर को लगा दिया है कि हमारी धरती पे जितने भी जीव थे उसको अच्छे से पढ़ने के लिए टोटल कितने ग्रुप में बांटा गया, 5 ग्रुप में बांटा गया। और वो 5 ग्रुप कुछ इस तरह से, जिनको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, तो जिनको हम लोग बुलाते हैं किंगडम के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं, किंगडम के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा पीछे ले जाके, तो देखो हम लोग की धरती पे अभी तक कितना जीव ढूंढा जा चुका है, तो टोटल राउंड फिगर में अगर मैं बताऊं तो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के आसपास ढूंढा जा चुका है। तो अब आपको यहां पे क्या समझना है, गौर से सुनेंगे। अब क्या हुआ, एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि सबको बांट दो, जितने भी जीव हैं सबको बांट दो। तो अब हम लोग के पास कितना ग्रुप है बांटने के लिए, हालांकि यहां पे 5 है, लेकिन आगे चल के उन 5 को भी बांटा गया, आगे चल के और ग्रुप बन गए, लेकिन हम लोग फिलहाल इन्हीं 5 पे बात करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब यहां पे 20 लाख जानवर है, तो अब हम लोग के पास 5 ग्रुप है। ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक काम करो, सबको एक बराबर बांट दो। कॉमन सी बात है कि जितना जानवर है उतना ज्यादा जो है बैक्टीरिया का नंबर नहीं है। हमारी बात में जानवरों का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा होता नहीं है कि सब में एक बराबर नंबर में होंगे, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 लाख ऑर्गेनिज्म है ना, उनको 5 ग्रुप में बांट देते हैं। तो बताओ आप लोग जल्दी से कि अगर 20 लाख को 5 ग्रुप में बांटेंगे तो हर एक ग्रुप को कितना मिलेगा, हर एक ग्रुप को मिलेगा 4-4 लाख। 5 4 जा 20, तो कितना मिल जाएगा, 4-4 लाख मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो पहले से तो आसान हुआ, पहले कहां एक ही आदमी को 20 लाख पढ़ना पड़ता अगर कोई लिविंग थिंग्स का स्टडी करना चाहता है। तो अब उसको हम 5 ग्रुप में बांट दिए। तो जिसको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है वो बस बैक्टीरिया पढ़े, जिसको प्लांट पढ़ना है वो बस प्लांट पढ़े, जिसको एनिमल पढ़ना है वो बस क्या करे, एनिमल पढ़े। तो इस तरह से पहले से तो क्या हुआ, आसान हुआ, लेकिन अभी भी आसान नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है आसान, क्योंकि देखो एक ग्रुप को कितना मिला है, 4 लाख। तो क्या 4 लाख ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना इजी है, नहीं है इजी। ध्यान से सुनते जाना। आगे चल के क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस नाम के, किस नाम के, कार्लस लिनियस नाम के। उन्होंने क्या बोला, ठीक है, हालांकि उस समय तक ये 5 किंगडम नहीं बना था। जब कार्लस लिनियस आए थे तो उस समय 2 ही किंगडम था, प्लांट और एनिमल। तो कार्लस लिनियस ने बोला कि अरे प्लांट और एनिमल का भी तो संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है पहले से आप 2 ग्रुप में बांट दिए, लेकिन इसका संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कैसे पढ़ा जाए। तो उन्होंने क्या बोला, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, अगर ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लेना और तब सुनना मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन 4 लाख और एक ग्रुप में कितना आया, 4-4 लाख आया, सबके पास कितना आया, इसके पास 4 लाख, इसके पास 4 लाख, सबके पास कितना आ गया, 4 लाख। तो अब इन 4 लाख का स्टडी करना क्या आसान है, तो अभी भी आसान नहीं है। तो कार्लस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, ठीक है, जितने की जैसे कि एनिमल के बारे में हमको पढ़ना है, तो एनिमल के अंदर 4 लाख ऑर्गेनिज्म है ना, अब इसको फर्दर इसी किंगडम के अंदर क्या करो, अलग अलग ग्रुप में बांट दो, इसी किंगडम के अंदर। अब क्या कहने का मतलब, एनिमल किंगडम के अंदर ही उसको ग्रुप में बांट दें, इसको कुछ आप इस तरह से समझो, जैसे कि मेरे पास 1000 ऑर्गेनिज्म है, तो हम 5 ग्रुप बनाए और सब में 200-200 डाल दिए। कितना डाल दिए, 200-200 डाल दिए। तो पहले से तो आसान हो गया पढ़ना, लेकिन 200 का भी पढ़ाई कैसे करें, तो वहां पे क्या बोला गया कि एक ग्रुप के अंदर 200 है ना, तो उस 200 को भी क्या करो, अलग अलग कैटेगरी में बांट दो, ताकि उसका आप पढ़ाई करना और आसान हो जाए। तो क्या था वो अलग अलग कैटेगरी, देखते हैं, चलिए देखते हैं, और कैसे उससे जो है पढ़ाई और आसान हो गया उसको समझते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, तो वो अलग अलग कैटेगरी था यही, जिसको हम लोग बोले
टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आए उसको, और टोटल कितना किंगडम है 5, और एक किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आए उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए उसको क्या किया गया, उसी किंगडम के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया। जैसे कि आप यहां पे इस पिक्चर से भी समझ सकते हो। यहां पे अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो देखो यहां पे एक किंगडम है और किंगडम के अंदर ये अलग अलग ग्रुप है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ये छोटा सा है समझाने के लिए। आरीबास में इसका डिटेल्ड वर्जन उधर है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। यहां पे देखो, यहां पे ये डिटेल्ड वर्जन है, ठीक है। वहां पे तो बस स्पीसीज था, यहां पे सब स्पीसीज है तब स्पीसीज है। वहां पे बस जीनस था, यहां पे सब जीनस है तब जीनस है, तब ट्राइब है, तब सब फैमिली, फैमिली सुपर फैमिली है। इस तरह से करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे, किंगडम तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, किंगडम तक जाएंगे। तो एक किंगडम के अंदर क्या किया गया, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिया गया और बोला गया कि 4 लाख है ना, उन 4 लाख को इस पूरे में बांट दो। तो चलो हम लोग छोटे लेवल पे समझ लेते हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या है, इतने आपके ग्रुप हैं, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है। अब एकदम अच्छे से समझना मैं जो समझा रहा हूं। अब बोला गया कि ठीक है, यहां पे हम लोग ले लेते हैं एनिमल किंगडम। एकदम अच्छे से समझना, एनिमल किंगडम हम लोग ले लिए। एनिमल किंगडम में कितना ऑर्गेनिज्म आया, 4 लाख। तो यहां पे जो है कैसे पढ़े 4 लाख के लिए, तो उसको बोला कि सबसे पहले उसको स्पीसीज में बांट दो। तो अब ये स्पीसीज क्या होता है, एकदम गौर से सुनना। स्पीसीज क्या होता है, अगर मैं एक झोले के अंदर, मेरे पास मान लो कि यहां पे एक झोला है ऐसे करके, और इसके अंदर मैं आपको क्या करूं, 10 डॉग, 10 कैट, 10 एलिफेंट, 10 क्या करो हॉर्स, 10 ह्यूमन डाल दूं और झोले को मिक्स कर दूं इस तरह से, और आपके सामने ये पिटारा खोल दूं, पोटली खोल दूं और बोलूं कि अब इसमें जो है जितने भी जानवर है सबको ग्रुप में बांटो। तो आप कैसे बांटोगे, मुझे पक्का पक्का बिलीव है कि आप में से बहुत सारे बच्चे सारे डॉग्स को एक तरफ कर देंगे, सारे कैट को एक तरफ कर देंगे, सारे हॉर्स को एक तरफ कर देंगे, सारे एलिफेंट को एक तरफ कर देंगे, और सारे के सारे ह्यूमंस को एक तरफ कर देंगे। और मैं अगर आपसे पूछ दूं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप इसका आंसर देंगे क्योंकि वो सब दिखने में एक जैसा था। पर आंसर होगा गलत। ऐसा इस वजह से नहीं करना है क्योंकि वो दिखने में एक जैसा था। तो क्या था फिर बेसिस था, तो बेसिस ये होगा, गौर से सुनना, साइंटिस्ट लोग ऐसा करते रहते हैं, स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म एक साथ आएगा, वो ऑर्गेनिज्म एक साथ आएगा जो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होगा। एकदम अच्छे से सुना, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। स्पीसीज के अंदर, इसके अंदर डॉग भी था, कैट भी था, सब कुछ था। जैसे कि इस चित्र में आप देखो ना, इस चित्र में देखो इतने सारे जानवर हैं, और देखो यहां पे आपको दिख तो नहीं रहा होगा, पहला यहां पे स्पीसीज है, तो स्पीसीज में बस एक है। वहीं पे उसके बाद क्या है, स्पीसीज के बाद जीनस, तो जीनस में 2 हैं। फिर फैमिली में क्या हो गया, ये सब एक फैमिली में आ गया। क्या है मैं समझा रहा हूं, तो गौर से सुनो, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्पीसीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म एक साथ आएंगे, यहां पे बस एक इंसान को दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअली में ठीक है यहां पे ऐसे ऑर्गेनिज्म एक साथ आएंगे जो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होंगे। अब क्या कहने का मतलब, तो साइंटिस्ट लोग ये काम करते रहते हैं। गौर से सुनना, मान लो कि मैं जो है क्या करूं, ओवम यानी कि अंडाणु ले लूं, किसका, इंसान का, और स्पर्म यानी कि शुक्राणु में किसका ले लूं, बंदर का। तो क्या लगता है अगर यहां पे जो है अंडाणु है इंसान का और शुक्राणु है बंदर का, तो क्या लगता है किस तरह का जीव बनेगा? आंसर है कुछ भी नहीं बनेगा। पता है क्यों नहीं बनेगा कुछ भी? क्योंकि ये जो अंडाणु है यानी कि ये जो ओवम है, इसके पास कैपेबिलिटी है इस बात को पहचानने की कि ये जो स्पर्म है ये मेरे स्पीसीज का है कि किसी और स्पीसीज का है। और जैसे ये स्पर्म इसके पास जाएगा ना, इसको सेकंड नहीं लगेगा इस बात को पहचानने में कि अरे ये स्पर्म तो मेरा है ही नहीं, इंसान का है ही नहीं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म का है। और ये ओवम इसको अंदर जाने ही नहीं देगा और कुछ नहीं बनेगा। तो अब ध्यान से सुनो, डॉग कैट तो एक ही जैसा दिखता है ना, लगभग लगभग दोनों के पास 4 पैर है, दोनों के पास जो है पूंछ है, दोनों के पास विस्कर्स मूंछ है, दोनों जो है मांस खाता है, ठीक है ओके। तो दोनों को अलग अलग क्यों रखें? दोनों भले ही दिखने में एक जैसा, थोड़ा सा साइज का ऊपर नीचे है, लेकिन दोनों रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं है। अगर मैं एक ट्यूब में कैट का ओवम और डॉग का स्पर्म रखूं, कुछ नहीं बनेगा। मंकी हम लोग से बिल्कुल मैच करता है, 206 हड्डी हम लोग में भी, उसमें भी उतना ही है। हम लोग में जहां पे हार्ट उसमें भी वहीं पे हार्ट, हम लोगों में जो है जहां पे किडनी उसमें भी वहीं पे किडनी, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर ये दोनों को मेट किया जाए तो यहां पे ये दोनों रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं है। लेकिन गौर से सुना, जितने भी डॉग हैं वो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। कोई भी डॉग है उसमें से किसी एक का स्पर्म ले लो, मेल का, फीमेल का ओवम ले लो, फर्टिलाइज करवाओ, बेबी बनेगा।
जितना भी इंसान है इस धरती पे, हम लोग हैं, चाइनीज हो जाए, अमेरिकन हो जाए, अफ्रीकन हो जाए, जापानीज हो जाए, किसी की भी शादी किसी से कर दो, यहां पे बेबी बनेगा। तो यानी कि ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस करके बेबी को जन्म दे सकता है, उसी को हम लोग एक स्पीसीज में रखते हैं। और इसी वजह से सारे डॉग्स को हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा, सारे कैट्स को हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा, सारे एलिफेंट को एक ग्रुप में रखा, और इस तरह से जो है हम लोग क्या किए, बहुत सारा ग्रुप बना दिए। तो इस धरती पर जितना भी इंसान है वो सब आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है, और वो सब एक ग्रुप में आएगा, और वो सब एक स्पीसीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक स्पीसीज कहलाएगा। गौर से सुनना, इस नंबर पे ध्यान देना। ये जो 20 लाख है, ये क्या है? 20 लाख ये स्पीसीज का नंबर है, किसी मेंबर का नंबर नहीं है। क्या कहने का मतलब मेंबर का नंबर? इंसान ही 800 करोड़ है, तो 20 लाख ये क्या है? तो 20 लाख ये प्रजातियों का नंबर है। इंसान ही 800 करोड़ है। इस धरती पे इंसान के कितने मेंबर्स हैं, कितने इंडिविजुअल हैं? 800 करोड़। तो ये 20 लाख क्या है? तो ये प्रजाति का नंबर है। क्या कहने का मतलब? प्रजाति, जिसको इंग्लिश में स्पीसीज बोल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है। तो सारा इंसान एक प्रजाति गिना जाएगा, जो सब आपस में रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है। सारा डॉग्स एक होगा, सारा कैट एक होगा। आ रही बात में? तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्पीसीज। आए बात में? तो टोटल कितने स्पीसीज हो जाएंगे? तो एक्चुअली में जो 4 लाख किंगडम के अंदर नंबर दिखाया गया है, वो एक्चुअली में स्पीसीज ही का नंबर है। कि एनिमल के अंदर में कितने प्रजातियां आई? 4 लाख प्रजातियां आई। सब में 4-4 लाख प्रजातियां डाल दी। समझने के लिए मैं बता रहा हूं ये डेटा, कि 4-4 लाख मान लो सब में चला गया। अरे ये बात में आप ध्यान से देखो, तो मेरे ख्याल से आपको स्पीसीज अब समझ में आ गया होगा। बस सुनते रहो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं बस उसको सुनते रहो। अब हम लोग आते हैं, ये जीनस क्या होता है। तो जीनस में क्या किया हम लोग, गौर से सुनना। तो टोटल ये जो 4 लाख नंबर, ये क्या है? स्पीसीज है। तो एनिमल के अंदर कितने स्पीसीज हो गए? 4 लाख स्पीसीज हो गए। अब ये जीनस क्या होता है, एकदम गौर से सुनना। तो जीनस में क्या बोला गया कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को आप एक जीनस में डाल दीजिए। एकदम गौर से सुनना, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक जीनस में डालिए। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कहने का मतलब क्या? ध्यान से सुनो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एकदम गौर से सुनना। कुत्ता, कुत्ता अलग स्पीसीज है। उल्फ, भेड़िया अलग स्पीसीज है। कायोटी, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कायोटी भेड़िया के जैसा ही होता है, वो एक अलग स्पीसीज है। क्या लगता है अगर हम लोग भेड़िया और डॉग को आपस में मेट करवाएं तो क्या उनके बीच मिलन होगा? नहीं होगा, कोई बेबी नहीं बनेगा। तो कुत्ता अलग स्पीसीज है, भेड़िया अलग स्पीसीज है, कायोटी अलग स्पीसीज है। लेकिन पता है ये तीनों का तीनों एक साथ एक जीनस के अंदर आता है, जिसका नाम है कैनिडी। क्या नाम है? कैनिडी। और ये तीनों क्यों एक साथ आता है? गौर से सुनना, इन तीनों के पास 4 पैर होता है, भेड़िया के पास भी। चलो मैं आपको पिक्चर देख के ही समझाता हूं, ठीक है? मैं आपको क्या करता हूं, पिक्चर ही दिखा के समझाता हूं। देखो, तो मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, क्या? कैनिडी स्पीसीज। क्या सर्च कर लेता हूं? एकदम ध्यान से देखते जाना। मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, क्या? कैनिडी स्पीसीज। ठीक है, तो कैनी, देखो, कैनिडी स्पीसीज मेंबर्स। ठीक है, देखो यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे क्या दिखेगा आपको। यहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? देखो अभी मैं कायोटी बोल रहा था ना, आई होप कि आपको दिख रहा हो। देखो यहां पे ये कायोटी है, देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है? यहां पे फिर देख लो फॉक्सेज, लोमड़ी हो गई। फिर उसके बाद देख लो जैसे कि क्या हो गया, उल्फ भी होगा कहीं पे, ठीक है? उल्फ हो गया। तो ये सारे के सारे जो है एक ही है, ठीक है? व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द कैनिडी फैमिली, ठीक है? हाउ मेनी स्पीसीज? देखो क्या लिखता है, कैनिडी आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ 37 स्पीसीज। ये जो कैनिडी जीनस है, इसमें टोटल कितनी प्रजातियां आ रही हैं? 37। क्या हुआ, ठीक से समझना। तो ये भेड़िया, ये कुत्ता और ये जो आपका कायोटी है, ये तीनों, अभी आप समझने के लिए बस इसी तीन को ले लो एग्जांपल में, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज था, ठीक है? लेकिन इस तीनों को उठा के हम लोग क्या किए, एक कॉमन जीनस में डाल दिए। किस में डाल दिए? जीनस में। क्यों डाल दिए इस तीनों को? क्योंकि इस तीनों का गुण आपस में बहुत मिलता है। जैसे कि क्या बहुत मिलता है, गौर से सुनना। इस तीनों के पास 4 टांग है, तो शेर के पास भी 4 टांग है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेर को क्यों नहीं रखें इसके साथ हम लोग, ठीक है? गौर से सुनना, ठीक है? इस चारों के पास विस्कर्स होता है, शेर के पास भी मूंछ होता है, विस्कर्स होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये चारों के चारों जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। शेर भी मांसाहारी होता है, क्यों नहीं रखें इसके साथ? गौर से सुनना। लेकिन इन चारों के पास रोअरिंग पावर नहीं होता है।
दहाड़ने की ताकत नहीं होती है। दूसरा, इन चारों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो, इन सबका पूंछ देख लो आप, क्या देख लो, पूंछ देख लो आप। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जितने भी जीव आते हैं, जैसे कि ये वाला पिक्चर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, आई होप कि आपको दिख पा रहा हो इसमें, या फिर यहां पे भी है, इन सबका पूंछ अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे, जूम तो होगा नहीं ये, ठीक है, चलो इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो देखो इन सब का पूंछ देखो, एकदम ध्यान से देखना, पूंछ देखो, इसका पूंछ फेदरी फैला हुआ, ठीक है, इसका भी पूंछ फेदरी, इसका भी पूंछ फेदरी, इसका भी पूंछ फेदरी, इसका भी पूंछ फेदरी, इसका भी पूंछ, इसका भी पूंछ, सबका पूंछ एक जैसा। लेकिन शेर का पूंछ देखना ऐसा नहीं होता है। शेर में पहले क्या होता है, पतला सा पूंछ होता है और लास्ट में जाके हेयर लगा रहता है, बाल लगा रहता है। तो क्या अंतर हुआ, शेर भी चार पैर, ये भी चार पैर, शेर के पास भी मूछ, इसके पास भी मूछ, तो ये भी मांसाहारी, वो भी प्योर मांसाहारी, तो एक साथ क्यों नहीं रखें फिर? तो एक साथ इसलिए नहीं रखें क्योंकि कुछ अलग है। क्या अलग है? तो इसके पास दहाड़ने की ताकत नहीं होती है, उन लोगों के पास दहाड़ने की ताकत होती है। इन सब का पूंछ एक जैसा है, ये जितने भी जानवर दिख रहे हैं, और उन सब का पूंछ एक, उनका पूंछ अलग होता है, और इसी वजह से ये सब हैं अलग अलग स्पीसीज, लेकिन इनको उठा के हम क्या किए, एक जीनस के अंदर रखें। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को उठा के एक जीनस में रखा जाता है। तो अब आप लोग ये बताओ कि अगर मान लो सपोज दैट क्या होता है कि टोटल कितने स्पीसीज थे, 4 लाख। तो अगर एक जीनस के अंदर 2 स्पीसीज को भी रखें तो 4 लाख स्पीसीज हैं, ठीक है, तो एक जीनस के अंदर 2 स्पीसीज को रखें तो कितना जीनस बनेगा, 1 लाख। नहीं समझ में आया? चलो छोटा नंबर लेके समझाता हूं। मान लो कि स्पीसीज टोटल कितने हैं, 10 स्पीसीज हैं, और क्या बोला गया, जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक जीनस में रखो। तो हम 2 स्पीसीज जो आपस में क्लोजली रिलेटेड था, दोनों का गुण बहुत मैच कर रहा था, उसको उठा के हम एक जीनस में रखें। तो एक जीनस के अंदर अब 2 स्पीसीज आया। तो अगर 10 स्पीसीज है और एक जीनस में 2 स्पीसीज आ रहा है, तो दूसरे जीनस में फिर 2 स्पीसीज आएगा, तीसरे जीनस में फिर 2 स्पीसीज आएगा, चौथे जीनस में फिर 2 स्पीसीज, और 5वें जीनस में फिर 2 स्पीसीज। तो हो गया टोटल स्पीसीज कितना था, 10। तो देखो तो जीनस कितना बना, जीनस 5 ही बना, क्योंकि एक जीनस में 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा। अभी आपने देखा कि ये जो कैनिडी नाम का जीनस है, इसमें 37 स्पीसीज है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कम से कम तो 2 तो होगा ही। तो अगर 4 लाख स्पीसीज है तो एक जीनस में अगर 2 स्पीसीज को, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को डालेंगे तो जीनस का नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 लाख स्पीसीज है तो जीनस 2 लाख हो जाएगा। और उसी तरह से क्लोजली रिलेटेड जीनस को उठा के एक फैमिली में डालते हैं, तो अगर जीनस का नंबर 5 है तो फैमिली का नंबर क्या हो जाएगा, मान लो कि ये दोनों को एक फैमिली में डाल दिए और दूसरे फैमिली में ये तीनों क्लोजली रिलेटेड जीनस को डाल दिए, तो क्लोजली रिलेटेड जीनस क्या होगा, एक फैमिली में जाएगा। तो देखो फैमिली का नंबर 2 हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे, ठीक है, क्या होगा, जो नंबर होगा ग्रुप्स का वो घटते चला जाएगा। यहां पे 4 लाख ग्रुप बना था, यहां पे बस कितना बनेगा, 2 लाख, यहां पे बस 1 लाख, और इस तरह से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे नंबर क्या होते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। और ये बात में ठीक है। और देखो कैसे ग्रुप्स बन रहा है उसको भी आप देख लो, ध्यान से देखना, हालांकि जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लेना। तो यहां पे क्या होता है, स्पीसीज का तो मैंने डेफिनेशन बता दिया कि कैसे स्पीसीज डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है उसी को एक स्पीसीज में रखते हैं। तो कभी भी इंसान और बंदर एक स्पीसीज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दोनों है एक जैसा लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो सारा इंसान एक स्पीसीज में आएगा क्योंकि वो सब आपस में रिप्रोड्यूस करके बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सारा डॉग एक स्पीसीज। तो मेंबर्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके उसी को हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। जीनस को कैसे बनाते हैं, तो 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक जीनस में रखते हैं, और इसी तरह से क्लोजली रिलेटेड जीनस को फैमिली में रखते हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिली को ऑर्डर में रखते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर क्लास, क्लास से फाइलम, क्लोजली रिलेटेड क्लास को फाइलम रखते हैं। अच्छे से समझ लो, अगर ये नहीं समझ में आया, ऑन पेपर गारंटी मैं आपको लिख के देता हूं, आपको ये पूरा सेमेस्टर नहीं समझ में आ पाएगा। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को अच्छे से समझना।
और ये बात में ध्यान से देखना, तो ये चीज होता है। तो सेमेस्टर अगर अच्छे से आपने नहीं समझा तो सेमेस्टर 2 कुछ नहीं समझ में आएगा, तो बहुत जरूरी इन चीजों को समझना, तो ध्यान से देखना। तो ये चीज होती है, और इस तरह से ये क्या हुआ, बनते बनते कहां चला जाएगा, बनते बनते ये चला जाएगा किंगडम तक। आप इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में वही चीज दिखाया गया है। क्या दिखाया गया इस पिक्चर में, तो देखो इस पिक्चर में जो है वही चीज दिखाया गया है। यहां पे आप देख सकते हो कि देखो पहले जितना भी इंसान था यहां पे एक ही दिखाया, लेकिन सारे इंसान होंगे, सारे इंसान एक स्पीसीज में आ गए। फिर देखो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, जैसे कि अलग अलग तरह का इंसान था, आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, होमो हैबिलिस, निएंडरथैल, हम लोग क्या हैं, होमो सैपियंस, ठीक है, ओके। तो मॉडर्न मैन जिसे बोला जाता है, तो ये एक अलग तरह का इंसान था, ये दो, और यहाँ पे एक अलग तरह का इंसान था, और ये दोनों क्लोजली रिलेटेड था। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग क्या किए, एक जीनस में रखें। अब देखो क्लोजली रिलेटेड जीनस को एक फैमिली में रखा गया, तो बंदर के साथ देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बंदर का क्या है, इंसान का जीनस, बंदर का जीनस है। अब देखो अब सबसे ज्यादा हम लोग किससे मैच करते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड फैमिली के अंदर हम लोग बंदर के साथ आ गए। उसी तरह से जब आप नीचे बढ़ते चले जाओगे किंगडम की तरफ, तो देखो ये ग्रुप क्या होते चला जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में अब एक से अधिक ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जीनस में आया, क्लोजली रिलेटेड जीनस फैमिली में आया, तो ग्रुप में क्या होगा, ज्यादा मेंबर आते चला जाएगा। अरे बस में क्या होगा, ज्यादा मेंबर आते चला जाएगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैथमेटिकल इस तरह से भी समझ सकते हो कि दो स्पीसीज एक जीनस में आया, एक जीनस में टोटल 4 स्पीसीज थे। कितने स्पीसीज थे, 4 स्पीसीज। तो ये दोनों एक जीनस में और ये दोनों एक जीनस में, तो यहां पे 2 जीनस के अंदर कितने स्पीसीज हैं, 4 स्पीसीज हैं। अरे बस में, और अगर क्लोजली रिलेटेड जीनस एक फैमिली में आएगा, तो फैमिली तो एक है, लेकिन इसमें देखो स्पीसीज कितने हो गए, इसमें 2, इसमें 2, तो इसके एक फैमिली में 4 स्पीसीज हो गए। और अगर ऐसा 2 जो है फैमिली एक ऑर्डर में आ जाए, तो इसमें 4, इसमें 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में वही दिखाया गया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, यहां पे देखो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है। अरे बस में, लेकिन ग्रुप घट रहा है, पहले यहां पे 4 था, अब बस 2 हो गया, 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से मतलब ऊपर बढ़ोगे तो ग्रुप का नंबर घटेगा। अरे बस में चलिए, तो ग्रुप का नंबर घटेगा, लेकिन जो इसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। 4 लाख से 2 लाख हो गया, ग्रुप का नंबर घट गया, लेकिन अब एक ग्रुप में 2 स्पीसीज आ रहा है, तो उसमें स्पीसीज का नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो यहां पे यही है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब बात उठता है कि ये जो है हम लोग को पढ़ने में कैसे आसान होगा। गौर से सुनो, अब आप एनिमल किंगडम पढ़ने का डिसाइड किए, आपके पास 10 साल का टाइम है, आप क्या करो, 4 लाख स्पीसीज को पढ़ लो। लेकिन आपके पास बस 9 साल का टाइम है, तो आप क्या करो, ठीक है, ओके, जीनस का नंबर कम है ना, जीनस को पढ़ लो। अगर आपके पास जो है, ठीक है, क्या है, 9 साल का नहीं 8 साल का टाइम है, तो आप किसको पढ़ लो, फैमिली को। आपके पास बस 1 साल का टाइम है, तो आप क्या करो, 6 महीने का बस टाइम है, तो आप फाइलम को पढ़ लो। आपको पता है टोटल फाइलम कितना है एनिमल किंगडम के अंदर, टोटल, ठीक है, 11 फाइलम्स हैं। एनिमल किंगडम के अंदर टोटल कितने फाइलम्स हैं, 11 फाइलम्स है। और उन 11 फाइलम्स का नाम कुछ इस तरह से है, यहां पे ये 11 फाइलम्स हैं टोटल एनिमल किंगडम के अंदर। पॉरीफेरा, निडेरिया जिसको सिलेंट्रेट भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनालिडा अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जिसमें से यहां से लेके यहां तक जो है यहां से लेके, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा तक जो है ऐसे जानवर आते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, नॉन कॉर्डेट्स, जिनके बारे में आप अपने सेमेस्टर 1 में ही पढ़ते हो। सेमेस्टर 2 में हम लोग मेनली तौर पे कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे बस में, ठीक है, ओके, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपने सेमेस्टर 2 का नाम भी देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स। और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि कल को जब आपको कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा तो यहां पे ये सब वर्ड यूज होगा, सुपर क्लास, सब फाइलम। तो कैसे ये बना, ये जो है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो शुरू होता है स्पीसीज से और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाता है, किंगडम तक। कैसे बढ़ता है, देखो रटना मत,
स्पीसीज है सबसे नीचे, उसके बाद जीनस, ये दो मेनली तौर पे याद होता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद फैमिली ऑर्डर दिया, कहां क्या ऑर्डर दिया, क्लास जाने के लिए, क्या लेके, फाइल लेके, फाइलम। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली ऑर्डर दिया, क्लास जाने के लिए, फाइल लेके, तो फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम, और फाइनली क्या बन जाता है, किंगडम। क्या बन जाता है, किंगडम। ठीक है, और इसी का ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहां पे ये किया गया है, ये यहां पे किया गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो आपको अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आपको बस वही समझना है। तो यही है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन पार्ट 1 के अंदर। एंड आई होप कि सेमेस्टर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और इसमें मैंने जो भी 3 पॉइंट आपको बताया वो समझ में आ गया होगा कि एनिमल्स क्या है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब उसके बाद टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है। तो एक किंगडम के अंदर जो भी जानवर हैं उसको और आसानी से पढ़ने के लिए उसको डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया। पहले तो सारे जानवरों को 5 किंगडम में बांटा गया, अब एक किंगडम में 4 लाख आए तो उसको भी अब क्या किया गया, डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया, स्पीसीज से लेके फाइलम तक। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो पसंद करो पढ़ना पढ़ सकते हो। तो हम लोग मेनली तौर पे फाइलम पढ़ते हैं क्योंकि उसको पढ़ पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि वो 11 ही होता है नंबर में, और उसमें भी सेमेस्टर 2 में बस हम लोग एक ही फाइलम पढ़ते हैं, सबसे लास्ट वाला कोऑर्डिनेट, और बचे हुए फाइलम आपको सेमेस्टर 1 में ही पढ़ा दिया जाता है। ऐसे जानवरों का वो फाइलम होता है जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो क्या है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये आपको समझ में आ गया होगा, और क्यों ये जरूरी है पढ़ना, ये ज्यादा बेटरली है समझना, और ये भी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो इस सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसमें, तो हमारे पार्ट 2 के बेसिक इंफॉर्मेशन में, जहां पे मैं आपको और भी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी और चीजें हैं जो आपको जरूरी हैं सेमेस्टर 2 को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर से अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में।